नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या 56 इंची साहेब का जो चक्र है वो उल्टा घूम गया है, यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? ये सवाल आज हम एक ट्रेंड को देख करके कर रहे हैं। ट्रेंड ये है कि 12 साल में आपने कभी देखा है ऐसा कि नरेंद्र मोदी एक के बाद एक दिक्कतों में आ रहे हों, एक के बाद एक ब्रांड मोदी पर हिट हो रहा हो, प्रहार हो रहा हो, एक के बाद एक ब्रांड मोदी ध्वस्त हो रहा हो, कोलैप्स हो रहा हो, एक के बाद एक मोदी की छीछा लेदर हो रही हो, और एक के बाद एक हमने इतनी बार बोल दिया, जितनी बार बोला है उतनी आप गिनती गिन लीजिए। 48 घंटे में 6 बार नरेंद्र मोदी की छीछा लेदर हुई है। 48 घंटे, मात्र 48 घंटे में 6 बार। 48 घंटे में 16 बार डंका बजता है, ये तो सबको पता है, लेकिन 6 बार छीछा लेदर ऐसा कभी हुआ नहीं। ये संकेत होते हैं। हम लोग देखिए, मोदी जी कहते हैं ना बहुत सनातन के वो ध्वजवाहक, तो हम लोग भी धर्म कर्म में आस्था रखते ही हैं, और हमें बताया गया, हमने बचपन से सुना है कि बुरे दिनों के संकेत दिखने लगते हैं। बस आपको नेत्र अपने खोलने होंगे जिससे साफ दिखे। वो नेत्र कैसे होते हैं? कोई अलग नहीं होते, यही 2 आंख होती है। उसमें से आपको पूर्वाग्रहों को हटाना पड़ता है, उसमें आपका पक्षपात हटाना पड़ता है, आपको अपने नेत्रों से भय हटाना पड़ता है, क्योंकि सच देखने के लिए भयग्रस्त आंखें, डरी हुई आंखें सच नहीं देख पाती। सच देखने के लिए आपको भय हटाना पड़ता है, आपको भ्रम हटाना पड़ता है। आंखों पर एक भ्रम का जाल होता है, जो नरेंद्र मोदी ने बहुत बेहतर ढंग से आंखों पे लगा दिया। उसका ऑपरेशन भी मोतियाबिंद जैसे नहीं होता है कि भ्रम आपको जाइए और मोतियाबिंद टाइप ऑपरेशन करवाइए और भ्रम का जाल आई सर्जन निकाल दे, वो भी नहीं संभव। ये आपको स्वयं हटाना पड़ता है। तो भय, भ्रम, पूर्वाग्रह, ये सब जब आप नेत्रों से हटाते हैं तब आपको दिखने लगते हैं ऐसे संकेत। वो हमने कोशिश की है, हम नहीं कहते कि हमने परफेक्ट देखा है, हमने कोशिश की है। अगर आप लोग हमारे साथ देखेंगे तो हो सकता है ये विजन और क्लियर हो जाए। तो साथ साथ देखने के लिए हेमंत भाई भी हैं, उनको भी ले आइए स्क्रीन पर, जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई। 48 घंटे में 6 कैसे? मैं पहले ही गिनती करवा देता हूँ, कोई सस्पेंस वस्पेंस वाला चक्कर इधर नहीं रहेगा, पहले गिनती करवा देता हूं। पिछले 48 घंटे में याद कीजिए आप, 2 इस्तीफे हुए। हालांकि उन इस्तीफों पर भी अब तमाम तरीके का इफ, बट, मीटिंग, 11 जुलाई, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन 2 इस्तीफे हुए। 2 इस्तीफे होने के बाद एक खीरा वाला मंत्री मिल गया, 99,60,000 का खीरा। उसके बाद मुख्यमंत्री, जमीनों वाला मुख्यमंत्री, जो 3 ही पग में पूरा धरती नाप करके रजिस्ट्री करवा लिया, वो मुख्यमंत्री मोहन यादव। भाजपा का एक विधायक आता है, नाम तो नहीं लेता लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को बता देता है कि ये आदमी अगर मुझे मजबूर किया तो मैं इतने सबूत दिखा दूंगा कि सारा खेल खत्म हो जाएगा। और मोहन यादव से सीनियर आदमी, पहले सांसद रहा, आज वर्तमान में विधायक और भारतीय जनता पार्टी का विधायक, वो झटका लगा। उसके बाद मामला यही नहीं रुका। सेठ जी, अपने सेठ जी जानते होंगे आप लोग, गौतम अडानी, सेठ जी अमेरिका में फंस गए। पिछले 2 महीने से करीब करीब ये माहौल बन गया था कि सेठ जी बच गए हैं, बच गए हैं, बच गए हैं। सेठ जी रोज उसी चक्कर में पनीर पूरी खा रहे थे। कल एकाएक पता चला नहीं बचे हैं सेठ जी, फंसे हैं सेठ जी। वो एक लफड़ा हो गया। उसी बीच महाराष्ट्र से खबर आई कि भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। फडणवीस ने वहां से ऐलान किया, धर्मेंद्र प्रधान का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। अब मामला यही नहीं रुका, अभी 5 हुआ है। इन सब में ये सभी जूनियर हैं। इन सबसे सीनियर नींबू मिर्ची निंदा राजनाथ सिंह। उन्होंने तो जो थू थू फजीहत करवाई कि सफाई देने में 24 घंटा लगा। हालांकि हमें पता था अगर कल का हमारा कार्यक्रम, हमने परसों पहला कार्यक्रम किया, कल दूसरा कार्यक्रम किया, कल का कार्यक्रम कोई भी दर्शक सुन ले, अभी भी जाकर के सुन ले, तो
इतना तो जरूर दाद देगा कि हाँ यार ये आदमी थोड़ा बहुत तो समझता है। उस कार्यक्रम में मैंने कहा था, कह के मैंने 2 मिनट वाली क्लिप चलवाई, ये कह के कि ये 15 सेकंड वाली के साथ साथ 2 मिनट वाली चलवा दो, क्योंकि ये भाजपाई है, आगे आप कहेंगे 15 मिनट काट करके आप लोगों ने चला दिया है, इसका मंतव्य गलत है। इसके आगे पीछे राजनाथ सिंह ने कुछ और कहा था और ये बोल के चलवाया। आखिरकार भाजपाइयों का वही बयान आया, सरकार का भी वही बयान आया। 24 घंटा लगा सोचने में क्या करें। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो भाजपा ने कहा हमारे पास एक हथियार है जो हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, उस हथियार का नाम है थेथरई। तत्काल थेथरई की तलवार निकाल करके मैदान में आ गए। कहे वही मतलब ही नहीं था। अब मतलब ही नहीं था ऐसा तो अब इसका क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? कोई किसी गाली दे दे, अब आप उससे निपटने चल दिए तो कहा हमारे गाली तो दिए लेकिन हमारा मतलब नहीं था गाली देने का, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये 6 आपके सामने एक एक करके हम चर्चा में लाएंगे आज। इसको आप मान सकते हैं साप्ताहिक समरी मोदी जी के प्रचंड 12 सालों, यही है दस्तावेज, 48 घंटे का दस्तावेज। प्रचंड 12 साल 48 घंटे का दस्तावेज, ये 12 सालों का श्वेत पत्र आप मान सकते हैं। 48 घंटे में 12 साल का श्वेत पत्र। लाइए जरा एक एक करके दिखाइए। एक हेडलाइन पहली, राम मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल्स चंपत राय स्टेप्स डाउन एमिड डोनेशन रो सोर्स। इसमें सिर्फ चंपत राय का नाम है, दूसरे बहुत प्रखर प्रचारक हैं संघ के अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा होम्योपैथी वाले, उनका नाम नहीं लिखा है तो उनका नाम भी मैं बता दे रहा हूं, हटा दीजिए। हेमंत भाई अब शुरू करते हैं कहानी। ये पहला झटका, इन 48 घंटों में 6 झटके। मोदी जी को अब कौन इस देश में है इकलौता गोदी मीडिया के अलावा जो इस ब्रांड को बचाने में अभी भी जुटा हुआ है? चंपत राय और अनिल मिश्रा ने तो टाटा बाय बाय कर दिया है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मोदी जी का कोई कुछ भी कहता रहे, पेगासस से लेकर राफेल से लेकर के जितने भी इशू आज तक आए, नोटबंदी से लेकर के, अगर वास्तव में आप कोई सबसे गंभीर बात मानते हो ना, अगर इस देश में समझ हो आम आदमी को, सबसे खतरनाक काम है ये चंपत राय वाला मामला। भारतीय जनता पार्टी आज जहां है, 90 के दशक से लेकर आज तक, उसका कुल जमार्जित भाजपा का ये है कि लोगों को राम के नाम पर बेवकूफ बना करके जो सत्ता हथियाई थी, उसी राम के सारे क्रेडिट मोदी जी के। और जब राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की लूट हो गई, सैकड़ों किलो चांदी और अपने सोना और पता नहीं क्या क्या सब गायब हो गया, किसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो उस समय मोदी जी चुप क्यों है? मोदी जी का सारा जो जितना भी क्रेडिट था वो मोदी जी का। सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिट भी मोदी जी का, मंदिर उन्होंने बनवाया, तब से लेकर के पूजन तक मंदिर का, जो क्या बोलते स्थापना जो है, मूर्ति स्थापना और वो सारी, शंकराचार्यों के मना करने के बावजूद भी मोदी जी ने आधे शिखर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की, सारी चीजें, सारा क्रेडिट मोदी का। और जैसे ही ये चोरी की डकैती की बात आई चढ़ावे के ऊपर, मोदी जी शांत, अमित शाह शांत, आरएसएस शांत, और पूरे के पूरे मंदिर पर कब्जा किसका है? आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, यानी कि राइट विंग का। और फिर भी चुप्पी, कोई नहीं बोल रहा। आरएसएस में मोहन भागवत बोले कुछ, होश बोले कुछ, मोदी शाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सबसे बड़ा संकट इनके लिए ये है क्रेडिबिलिटी का, कि तुम धर्म के नाम पर क्या कह रहे थे और तुम क्या निकले। अभी तक ये जो नोटंकी चल रही है ना, कोई इसको दिखा रहा है कि मोदी बनाम योगी, कोई दिल्ली बनाम लखनऊ, ये सारे से हटकर के चीज है अगर देश के लोगों को समझ में आ जाए तो। और ये एक भारत का इतिहास की जब आप बात करोगे तो मूर्ति पूजा, राम के अंदर हमारी आस्था है, सबकी आस्था है। जो ये चढ़ावे की परंपरा है, इस पर भी आप आम आदमी बहुत गंभीरता से सोचने लगा है। और आपने लगातार मीम्स देखे होंगे जब से ये घटना आई है 7 जून से, कि अगर आपने प्रसाद चढ़ाना है, पूजा करनी है तो मंदिर में कर लीजिए, और चढ़ावा या कुछ चीज अर्पित करनी है तो बीजेपी और आरएसएस को डायरेक्ट कर दीजिए। ये लगातार चल रहा है। यानी कि भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी ये दुकानें खोल रखी है इन्होंने, उस सब का जो फेस लॉस हुआ है वो जबरदस्त हुआ है। अब तक का मोदी के लिए सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, फेस लॉस है, और वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप क्या सोच रहे हो, चंपत राय ऐसे ही है क्या? चंपत राय को नॉमिनेट किसने किया था? जब उसने मोदी जी को विष्णु भगवान का अवतार बताया, उसके बाद ट्रस्ट के अंदर उसको नॉमिनेट किया गया था। किसका अपॉइंटी है? मोदी जी का।
आपको क्या लगता है कि पीएमओ किसी चीज की डिटेल मांगे और कोई व्यक्ति मना कर सकता है? चंपत राय ने मना की। जब मंदिर के चोरी के चढ़ावे की सारी बातें आई तो चंपत राय ने मना कर दिया मंदिर ट्रस्ट ने। तो चंपत राय महासचिव उसी को मानोगे आप? तो वो केवल आपने जवान कहा, जवान और ये सब मोदी जी के हनुमान है वो, जहां तक राम मंदिर का सवाल है, और मोदी जी के हमराज भी, ये ध्यान रखिएगा। एफआईआर हुई, जनरल सेक्रेटरी कोई ट्रस्टी किसी का कोई नाम नहीं, 8 लोगों के नाम लिख दिए, उनमें भी वो सारे के सारे क्लास 4 टाइप के कर्मचारी, उनमें से भी किसी के बाप का नाम नहीं है। मैंने वो कागज भेजा है कंट्रोल रूम को, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। फला सन ऑफ अज्ञात, फला सन ऑफ अज्ञात। भारत में रहने के लिए तो आपको पता नहीं क्या, ये देखो अब जितने भी आरोपी हैं, एफआईआर की कॉपी है, इसमें जितने भी आरोपी हैं जो अरेस्ट हो गए हैं अब तो, उनके सारों के पिता अज्ञात। ये है राम मंदिर के सिस्टम की हकीकत। अविनाश शुक्ला अज्ञात, अनुकल्प मिश्रा अज्ञात, सबके सब अज्ञात है, नीचे तक चले जाइए। और आप और मैं, हम सबको सारे कागज दिखाने हैं, इस देश के सारे कागज दिखाने हैं। अभी आपने कलकत्ता में संपादक का नाम देखा कि उसको क्या नाम है, पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। बताओ ये कहां से कानून आ गया? तो ये सारी चीजें आशीष भाई भारतीय जनता पार्टी को कंप्लीटली बैकफुट पे लाती है। और जो ये इस्तीफा करवाया है ना, आप ये मत सोचिएगा कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दिया। इच्छा से इस्तीफा दिया होता तो 7 तारीख को दे देते, जब ये बात आई थी। उसको बिल्कुल ये अवॉइड कर रहे थे किसी भी कीमत पर, जो टिपिकल आरएसएस का काम है, ये पद नहीं छोड़ते। राजनाथ ने बता रखा है, इनको मजबूरी में सेफ पैसेज दिया गया, नहीं तो इनकी गिरफ्तारी पहली मोमेंट पे होनी चाहिए थी, ड्रॉप ऑफ द हेड पे। वो नहीं हुआ। और किसके आदेश पर लूट चल रही थी, किसकी निगरानी में लूट चल रही थी, वो सारे के सारे सवाल अधूरे हैं। केवल 8 लोगों को पकड़ा और सीधा जेल भेज दिया पुलिस रिमांड में। तो ये कवर अप है, आईवाश है, और केवल ये है कि कार्रवाई होती दिख जाए, लोगों को बेवकूफ बना दो, और उसके बाद जैसा था ये 2 संगी जाएंगे वहां, किसी और 2 संगी को बिठा देंगे। कार्रवाई वही चल रही है, कुछ धोखे में मत रहना। असली चीज क्या हो कि इस मंदिर को बीजेपी और आरएसएस के चंगुल से मुक्त कराया जाए। ये बात शंकराचार्य जी भी कहते रहे, और भी बाकी लोगों की ये है कि भाई जिस समुदाय का ये मंदिर है, उन लोगों को अपने समझ दो। बीजेपी का काम थोड़ी है मंदिर चलवाना, प्रधानमंत्री है, कोई मठाधीश थोड़ी है वो, मुख्यमंत्री का काम नहीं है मंदिर चलवाना। मंदिर के लिए स्वायत्त अपना जो भी ट्रस्ट है वो करे, और उसकी अपनी अपॉइंटमेंट्स अपने सिस्टम से, हु आर दे टू अपॉइंट। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने आ गई। ये मंदिर को छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन आइडियल स्थिति क्या हो कि जब ये डकैती पकड़ी गई है, मोदी जी को अगर अपना फेस लॉस बचाना है, तो उनको इस सारे सिस्टम से बाहर आना चाहिए। पूजा पाठ महंतों का काम है, वो करें। बीजेपी और आरएसएस क्यों कब्जाए बैठे हुए वहां? विश्व हिंदू परिषद का क्या काम है? बहुत सारे आपके बहुत सारे पत्रकार, एक महिला का भी मैं देख रहा था, लिख रही थी कि इन तीनों के बिना तो मंदिर बनता ही नहीं। तो बन गया मंदिर। अब मंदिर चलाना इनका काम नहीं है ना, विश्व हिंदू परिषद का, बीजेपी का, आरएसएस हाँ, का। यही तो वहां पे गारा लेकर के एक ईंटा लेके जाता था, एक गारा लेके जाता था, इनके बिना कहाँ बनता। अब जो बताइए। आप करो ना, यहाँ पे एक नारा आपने सुना होगा, हम लोग का यूपी में खूब नारा चलता था, बच्चा बच्चा राम का। तो वैसे ही ट्रस्ट का एक एक मेंबर मोदी का, हाँ? एक एक मेंबर मोदी का है। ये मोदी, आप देखिए जो बात है, इसको प्रियांक खड़गे ने बहुत अच्छे से कहा है। एक एक इस मतलब जो ये राम मंदिर का पूरा पूरा कार्यक्रम हुआ, पूरा इवेंट जितना हुआ, इसमें इस देश के सारे धर्माचार्य पीछे थे पर्दे के। ठीक है, जितने जितने इस देश के राजनीतिक पाखंडाचार्य थे, वो सब फ्रंट पर थे, सारे सियासी पाखंडाचार्य। राम मंदिर का धार्मिक स्थान है ना, धार्मिक आध्यात्मिक भूमि है ना, प्रभु राम का जन्म स्थान है। नरेंद्र मोदी क्या उसमें? कोई नरेंद्र मोदी, शंकराचार्य आवे, कोई नहीं आया। ये धर्मगुरु आगे, सारे। ये उनका काम था, वो आए। आज जब जहां पे अब मोदी जहां आना चाहिए, हमें हमेशा कहता हूं, ये संघ, भाजपा और ये पूरा सिस्टम जो मोदी का है, ये इतना अद्भुत है कि जनता न समझ पावे तो उस जनता की बुद्धि के लिए कुछ नहीं कर सकती। जहां काम नहीं था, जहां काम शंकराचार्य धर्माचार्य का था, वहां नरेंद्र मोदी थे। अब ये जो चोरी डकैती हुई है, इसको तो डकैती कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा और विनय कटियार ही डकैती और लूट बताए। और ये लूट और डकैती जब हुई है, तब यहाँ किसका काम है?
यहां थोड़ा शंकराचार्य का काम था, यहां तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है ना, ये प्रशासनिक मामला है। यहां नरेंद्र मोदी का काम था। नरेंद्र मोदी कछुओं के साथ अटखेलियां कर रहे हैं सेशल्स में। सेशल्स लेने जाने। जैसे ही मतलब ये पता है हमारे यहाँ कहा होता है सींग गायब हो जाना फलाने जानवर के ऊपर से, जैसे ही इनके कुकरमुख फाइल खुलती है, फलाने का आगे कर दो, ढिमकाने को ड्राइवर को चपरासी का आगे कर दो, और पीछे आप मुड़ के देखो साहेब गायब, वहां से सन्न से गायब हो जाएंगे। वो एक अभी उसमें एफआईआर में अज्ञात आप कह रहे हो, अज्ञात पूरे देश में घुसपैठिया तलाशने वाली सरकार है, पूरे देश में घुसपैठिया तलाशने वाली, कि हम पूरा दस्तावेज लाएंगे। ये राम मंदिर में नौकरी करते थे, जिसके तुमको पिता का नाम नहीं पता है, अगर अगर वहां अच्छा वहां पर बिना पिता के नाम का नौकरी रखा गया होगा, दस्तावेज जमा होंगे। इसी से आप समझ लीजिए पुलिस और इन लोगों का पूरा कार्यप्रणाली उस एफआईआर से खुल रही है। पिता का नाम नहीं पता, ट्रस्ट में वैसे ही नौकरी पर रख लिया था। कल दाऊद के आदमी का रख लोगे तुम नौकरी पे, जब तुम उसके बाप दादा का नाम, उसका दस्तावेज संकलन नहीं कर रहे हो। और अगर संकलित है तो क्या पुलिस के पांव कांप जा रहे हैं ट्रस्ट के दस्तावेजों को रजिस्टर खोलने में? बिना रजिस्टर खोले हुए एसआईटी जांच हो गई, बिना रजिस्टर खोले हुए। आप इंप्लॉय का नाम, उसके बाप का नाम आप नहीं जान पाए तो कैसे जांच हो गई? सवाल यह है कि अगर अदालतों में जिरह हो जाए ना, जिरह हो जाए, तो इस सिस्टम को मुर्गा अदालत में बनना पड़ जाए, और अदालतें अगर जिरह करवा लें, सुन लें, तो इतने बहुत काफी है एफआईआर ही। अब तो अदालतें भी तो बैडमिंटन कोर्ट हो गए ना, अभी वो भी देखना पड़ेगा आपको। अदालतों के बारे में भी नए सिरे से विचार कीजिए। खड़गे सुनिए जरा, आप लोग अंग्रेजी में है लेकिन बहुत सॉलिड बात कही है। So when is the Prime Minister doing a Mann Ki Baat on this? See, the Pran Pratishthapan was done by the Prime Minister, inauguration was done by the Prime Minister. How do you know that the Ram Temple donation misappropriation also money has not gone to him? Where is the Prime Minister's voice now? Where is Mr. Yogi Adityanath ji's voice now? I heard his statement yesterday. Do not play with the emotions of Ram Bhakts is what he is saying. Who played with the emotions? Did the Congress, did the SP, did any of the leaders were involved in this? See, your people were involved. You failed to protect the beliefs of people. And I've been telling this for over 2 weeks now. These are the people who have looted in the name of Ram. These are the people who do politics in the name of religion. Nothing can be expected out of them. Preamble secularism removed from NCERT's received class social things textbook. See, this is a part of their bigger narrative where they are trying to erase history. चलिए अब जरा अगली खबर पे आ जाते हैं। आपने सुनिए, अगली खबर पे आ जाते हैं, क्योंकि 6 कांड है तो और एक ही पे हम रुक गए। लाओ भैया जल्दी, बीच बीच में दो भी ले लेंगे एक साथ। अगला ले। देखिए ये गवर्नमेंट रिलीजेस नेम ऑफ 6 सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में 6 हमारे जवान शहीद हुए थे। और संसद में क्या बोला था? सफाई है। आज पता है, आज की हेडलाइन, मैं मन नहीं होता है पढ़ने लेकिन पढ़ देता हूं। आज की हेडलाइनें क्या क्या लगी हैं। एकदम साफ साफ लिखा गया है कि करारा जवाब, जो राजनाथ सिंह वाले मसले पर सरकार ने दिया विपक्ष को करारा जवाब। विपक्ष को करारा जवाब। करारा जवाब क्या दिया है? उसके भीतर आप जाएंगे तो करारा जवाब पता है क्या है? कि राजनाथ सिंह के बयान को पूरे संदर्भ में नहीं समझा गया। 15 सेकंड की क्लिप जो लगाई गई है, वो 15 सेकंड की क्लिप वो कहना नहीं चाहते थे। वो हवाई जहाजों की बात कर रहे थे और उसमें ये आगे हिस्सा इनका काट लिया गया 15 सेकंड का। हमने कल सुनवाया था, रेपुटेशन की कीमत पर आपको फिर सुनवा रहा हूं, सुन लीजिए जरा। राजनाथ सिंह पूरा बयान सुनिए, अब इससे ज्यादा क्या। चला दो भैया। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे।
मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अब सुनिए, इसमें कहां पर है अब और बताइए, इनका पूरे जिंदगी में जितने भाषण दिए उस सब सुनवा दिया जाए इसके साथ। इसमें क्या एक ही स्पेसिफिक कि अगर आपका सवाल ये है कि हमने मारा तो हाँ, ये सवाल है कि हमारे जहाज गिरे ना, ऑपरेशन सिंदूर सवाल ये है कि सफल हुआ तो हाँ, अगर आपका सवाल है कि हमारे सैनिक भी मारे गए, उनकी हानि हुई तो ना। बिल्कुल साहब, पीछे देखिए पीयूष गोयल को देखिए, खुशी के मारे फूले 56 इंच से उनका ज्यादा हो गया था छाती। अमित शाह को देख लीजिए, अमित शाह बगल में अमित शाह थे, अमित शाह की खुशी रोके कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो कंट्रोल पीछे से लोग बोल रहे थे, उधर कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। और इसमें कह रहे हैं सबकी, बताओ हेमंत भाई, ये जब फंसे तो फिर अपना काम वही छछरई। हाँ आशीष भाई, अभी तो ये एक घटना हुई और उम्मीद करूंगा कि मेरी बात गलत निकले, ऐसी मेरी कामना है। कई बार हम ऐसी कामना करते हैं कि हमारी बात गलत निकले। 13.5 महीनों के बाद देश को पता लग रहा है कि 6 जवान शहीद हुए थे। एक डरिएगा उस दिन से जिस दिन ये पता लगेगा कि जहाज कितने गिरे थे। मैंने लंबे समय तक डिफेंस कवर किया है, आई एम प्रीवी टू सर्टेन थिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, सीडीएस ने जो वहां पर सिंगापुर के अंदर कहा था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। उसके बाद जो हमारे डिफेंस अटैची ने तीसरे देश के अंदर जो कुछ कहा था, वो भी सबको याद है। क्या कहा था डिफेंस अटैची ने? कि अगर हमारे खुले हाथ दिए गए होते तो हमारे एयरक्राफ्ट का लॉस नहीं होता, कोट। सीडीएस ने क्या कहा था? कि जहाजों की संख्या का मतलब नहीं, नंबर ऑफ प्लेन्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्लेन से प्लेन नहीं, एयरक्राफ्ट कहा था। अभी तो सैनिकों की झूठ निकली है कि सैनिक शहीद हुए कि नहीं हुए, कल सामने आ गया। देखिए, बिल्कुल आपने सही शब्द कहा, थेथरई। मेरे भाषा में इसको शब्द निरपेक्षता कहते हैं। और अब जब जहाजों की बात आएगी फिर कहां छुपेंगे? केवल सोचिएगा, एक व्यक्ति उसको सुबह 10 तारीख को ऑपरेशन ट्रंप शाम को घोषणा करता है, 10 तारीख की शाम को, और 13 तारीख को सुबह आदमपुर पहुंच जाता है अपने फोटो सेशन के लिए, ताकि पूरे देश के अंदर फोटो लग सके। यही था ना काम, पीछे S-400 लगा के सारी चीजें। आज तक देश को अब ये पता लग रहा है कि इस देश के अंदर 6 जवान शहीद हुए थे उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और अब जहाजों की आपके सामने बना की है कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, और साथ में ये कहा कि आपको ये पूछना चाहिए कि दुश्मन के कितने जहाज गिरे, तो बता देते आप। बताया राजनाथ ने कि पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए? क्योंकि लफाजी करनी है, सब्सटेंस पे नहीं आना, फैक्ट्स पे नहीं आना। ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा आशीष भाई। और मोदी जी क्या बोलेंगे इस पे? वो तो फोटो सेशन कराने चले गए थे। 28 जुलाई की भाषण है जो आपने दिखाया। 10 जून को ऑपरेशन खत्म हुआ, 28 जुलाई 1 महीना 18 दिन के बाद ये बातचीत है। सरेआम झूठ बोल रहा है रक्षा मंत्री, और डिफेंस मिनिस्ट्री उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, विच इज इनडिफेंसिबल।
इस पूरी बातचीत को कोई ना समझ भी सुनेगा तो बताएगा कि हमारे जाबाजों को कोई नुकसान हुआ, जवाब है ना। इसका क्या मतलब? कौन से जाबाजों की बात कर रहे हो? तो जो आपने कहा ना कि ये जो 6 चीजें बताई आपने 48 घंटे में, सबसे खतरनाक चीज थी राम मंदिर, क्योंकि राम के नाम पे ही सत्ता कब जाएगी। और दूसरा सेना प्रेम और राष्ट्रवाद, जो ये राजनाथ वाला, ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए कंप्लीटली कि ये एक व्यक्ति की छवि चमकाने के लिए। आपने देखे थे वो मोदी के पायलट वाली वेशभूषा और वो सारी चीजें, क्या मैसेज दिया जा रहा था कि एयरफोर्स नहीं, ये आदमी जीत के आया है। उस पिक्चर्स का मतलब ये था, अगर कोई किसी को गलतफहमी ना हो तो उस व्यक्ति की छवि चमकाने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, कोई भी झूठ बोल सकते हैं कुछ भी। अभी तो एयरक्राफ्ट की बात आएगी जब भी खुलेगा मामला। हमने एक बार चर्चा भी की थी, आपको याद होगी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मैं उस संख्या पे जान के नहीं जाना चाह रहा हूं, पता है मुझे एयरक्राफ्ट का मेक भी पता है, तारीखें भी पता है, सेक्टर्स भी पता है, लेकिन हम नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। यही लोग बता दे तो ज्यादा अच्छा। जो पूरे का पूरा राष्ट्रवाद, जो पूरे का पूरा सेना प्रेम, वो पहले तो नरवणे ने एक्सपोज किया था कि जो उचित समझो वो करो, और वो राहुल गांधी ने वहां किया था। अब उसी नरवणे की किताब आज तक प्रकाशित नहीं हुई। इन्हीं का आर्मी चीफ था, इस देश की आर्मी का चीफ था, और उसी नरवणे को कथित तौर पर पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। इसका मतलब ही इज ऑन द सेम पेज नाउ। आप समझ लीजिए, राम प्रेम दिख गया, सेना प्रेम दिख गया, राष्ट्रवाद प्रेम दिख गया। आगे देखिए, आगे क्या क्या है आप देखिए। चलो आगे, अब हो गया, अब जल्दी से 4 है, ले आओ भाई अगला। चलो चलो चला दो। लोगों को इस तरह परेशान करके बहुत लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। कौन लोग हो सकते हैं वो? किस देखिए, ये तो जन जन को व्याप्त है। दूसरा, इस तरह की अगर हम करने आएंगे तो ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियां हैं जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इससे थोड़ी जो 250 मीटर दूर पे एक विधवा महिला के एक राजनीतिक परिवार ने 16 लाख रुपए बीघा में डरा करके कोर्ट में केस चला करके रजिस्ट्री कराई है। 28 बीघा जमीन पे कोर्ट, वो जिस दिन आएगा, भाई कहां से आप पैसा ले आए, कैसे आपने इस जमीन से 250 मीटर दूरी पे 16 लाख रुपए बीघा में कैसे जमीन खरीद ली एक विधवा महिला को डरा करके, और किस परिवार की, आप जानकारी निकालो। उससे आगे जो होटल कहीं बन रही है किसी राजनीतिक परिवार की, उस होटल की जमीन का जो मालिक है वो बहुत दिनों से केस लड़ता रहा, वो आज पागलों की तरह घूम रहा है, उसकी जमीन पे कब्जा करके होटल बनाई जा रही है। ऐसे तमाम केस है, 100 से ज्यादा। अभी उन्हेल में 52 बीघा जमीन किसी राजनीतिक परिवार के व्यक्ति ने 52 बीघा जमीन पे नकली आदमी खड़ा करके रजिस्ट्री कराई और फिर बाद में उसके खिलाफ FIR करे। वो आदमी का अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों काम उज्जैन में हो रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध काम करना चाहते हैं, अपना शुद्ध और स्वच्छ तरीके से, सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन और आय अर्जित करना चाहते हैं, उन लोगों को, चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं या बीजेपी में या कहीं ना कहीं ताकतवर है या आधार वाले लोग हैं, तो उनको परेशान करने की कोशिश है, इसके सिवा और कुछ नहीं। यदि इस तरह की ज्यादा हरकतें की गई तो मैं सारे प्रमाण लेकर के, किस तरह कोठी पहले इसकी 500 करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में एक संस्था को दे दी जाती है, कैसे जो है जो गांगरवाल भवन और जो है विक्रम कीर्ति मंदिर की 500 करोड़ की जमीन, ये दोनों मिला के 1000 करोड़ की जमीन होती है, कैसे 1-1 रुपए में एक संस्था को दी जाती है। एक कलेक्टर कैसे दे सकता है 1 रुपए में किसी संस्था को? ऐसे तमाम विषय, जब ये पिटारा खुलेगा तो बहुत सारे लोग मुंह दबाते नजर आएंगे। अपने लोगों को इस सुना आपने, चिंतामणि मालवीय हैं, ये जो बोल रहे थे कितना कितना, इसमें मोहन यादव का नाम नहीं सुना होगा आपने। ये मोहन यादव के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे ना कि राजनीतिक परिवार समझ लीजिए। ये उज्जैन से, जहां से मोहन यादव हैं, उसी उज्जैन से हैं। ये 2014 में उज्जैन के सांसद थे, 2014 में उज्जैन से सांसद थे, और अब ये उज्जैन की ही एक अलॉट करके विधानसभा है, उससे जो है विधायक हैं। उज्जैन के पास की ही सीट है, उससे विधायक हैं और उज्जैन के सांसद रहे हुए हैं। अब इससे बेहतर क्या सुनेंगे आप? भाजपा विधायक बता रहा, कांग्रेसी तो मान लो, कांग्रेसियों के बारे में तो कल कहा गया कि वो मोहन यादव दरअसल सनातन का बहुत अच्छा चेहरा दिखाना चाहते थे, तो सोरोस, पाकिस्तान और कांग्रेस मिलकर के काम किए। चिंतामणि भी आ गए क्या उसी खेमे में, सोरोस वाले? आपको यकीन ना हो, मैं सुनवा दूंगा। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, भैया रेडी रखना, पीले कुर्ते और टीका वाले हैं, अगर आप पहचानने में दिक्कत हो तो इसलिए मैं बता दिया। उनकी बाइट आप
आपको सुनवा दूंगा यकीन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सोरोस, पाकिस्तान, कांग्रेस, ये सब मिल करके दरअसल सनातन का चेहरा जो मोहन यादव दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर माननीय मोहन यादव जी, उसको रोकना चाहते हैं। तो चिंतामणि मणि मालवीय क्या कर रहे हैं? ये तो भाजपा विधायक है भाई, हेमंत भाई। आशीष भाई देखिए, केवल मोहन इनका सवाल नहीं है, मोहन यादव का इनका सवाल। सुन लो, आप सुन लो, आ ही गया, सुन लो, कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यह सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव जी पर अटैक नहीं है, ये सनातन और हिंदुत्व पर अटैक है। क्योंकि प्रयागराज होता है तो एक हिंदुत्व का दर्शन, सनातन का एक नया इतिहास बनता है। ऐसे ही नया इतिहास सिंहस्थ बनने जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसको लेके पूरे देश भर में एक नया सनातन का चेहरा बने ना बने, इसको लेके कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग और सोरोस से लेके अमेरिका और पाकिस्तान से लेके सब एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनकी बहुत सारी कंपनियां भी थी कि ये पूरी साजिश में टुकड़े टुकड़े गैंग, सोरोस, अमेरिका, पाकिस्तान, कांग्रेस, ये मिल करके किए हैं। चिंतामणि मालवीय क्या है अब बता दो आप फटाक। नहीं आशीष भाई, मैं केवल ये कह रहा हूं कि चाहे मोहन यादव का मामला हो, चाहे अपने राजस्थान के मंत्री का मामला हो भागीरथ का, ये भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण नहीं है आशीष भाई। सारे खेल को समझो, ये सोरोस वोरोस पे ठीक लाया भाई, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। मोदी सरकार के मंत्री या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, ये कोई बड़ी बात नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब कुछ भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, सब कुछ भ्रष्ट है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है, ये सबको पता है। इसलिए ये खबर महत्वपूर्ण नहीं है आशीष भाई। महत्वपूर्ण ये है कि ये खबरें बाहर कैसे आ रही हैं। ये देखिए आप कि ये खबरें बाहर कैसे आ रही हैं। मोदी सरकार का जो कंप्लीट कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर, वो इन्हें रोक क्यों नहीं पा रही है, वो मीडिया को मैनेज क्यों नहीं कर पा रही है। सवाल ये भी है कि कहीं ये सिलेक्टिव लीकेज का मामला तो नहीं है। वो ये भी हो सकता है कि ये बहुत मिसएडवेंचरस लोग हैं, मान के चलिएगा। मंत्रिमंडल में दल बदलुओं के लिए जगह बनाने के लिए हो सकता है उस योजना के तहत ये तमाम मंत्रियों का सफाया भी कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हेड्स हैव टू रोल। कैबिनेट एक्सपेंशन आज और कल में 2-3 दिन में कभी भी ड्यू है। उन परिस्थितियों के अंदर भ्रष्टाचार इंपॉर्टेंट नहीं है, भ्रष्टाचार इज ऑर्डर ऑफ द डे। ये इतने एमएलए आ रहे हैं, ये सांसद तोड़ रहे हो, ये कोई कार सेवा का हिस्सा रहे क्या? ये आपकी बहुत क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो क्या रहे? नहीं, ये सारा एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, उसके लिए भ्रष्टाचार का पैसा चाहिए ही चाहिए। और एक आखिरी विषय जो आपका रह गया है उसको भी हेमंत भाई मैं रोकता हूं इसलिए क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। मैं फटाफट अब बचे हुए को एक साथ कंक्लूड कर देते हैं। भैया चलो अगले पे आ जाओ, जल्दी से जल्दी अगले पे आ जाओ। यूएस जज डिक्लाइंस टू इमीडिएटली डिसमिस अडानी इंडिक्टमेंट, ऑर्डर्स डीओजी टू एक्सप्लेन डिसीजन। अडानी का मामला अदालत में जहां पर इतना जुगाड़ किया गया था कि राहत मिल जाएगी, जज साहब ने मामला पलट दिया। इस जज की बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है कि जज राहत मिलते मिलते आफत बना दिया। कहा भाई कैसे इन पर केस खत्म करोगे? क्या ट्रंप का बेटा मीटिंग कर लेगा तो हो जाएगा? क्या साहेब जुगाड़ लगाएंगे तो हो जाएगा? कुछ नहीं, वजह बताओ। अगली खबर पे आइए, ये अडानी फंसे हैं। अगली खबर पे चलिए, ये देखिए, ये खीरा मंत्री जी भागीरथ चौधरी। अब भागीरथ चौधरी का ये कांड 99,60,000 रुपए अपने ही मंत्रालय से सब्सिडी ले लिए खीरे की खेती के लिए। ये खीरा मंत्री इनको अब कह सकते हैं आप। नाम भागीरथ चौधरी है, खबर कहीं नहीं है। यही सबसे बड़ा इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? ढीठ सरकार। ये आरोप लगता है, जवाब नहीं देती। भागीरथ चौधरी पर इस सरकार की तरफ से एक भी इतना गंभीर आरोप है, कल से चर्चा पूरे देश में है, लेकिन एक भी सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि ये अनैतिक है, नैतिक है, गलत है, सही है, हम ऐसे ही करेंगे। कुछ नहीं, मुंह बंद। और इसके सपोर्ट में ये मीडिया है जिनके मुंह पे टेप लग जाता है। ये जो एंकर्स हैं पॉमेरियन, इनके मुंह पे टेप लग जाता है। ये जवाब, ये बोलते ही नहीं है। इनसे आप पूछ लो भागीरथ चौधरी, कहेंगे कि कौन भागीरथ? जो गंगा धरती पे लेके आए थे, उन पर आरोप लगा रहे हैं आप, देशद्रोही कहीं के। ये उस पे आ जाएंगे। अगली खबर पे आइए, अगली 6वीं लाइए, फट से लाइए। महाराष्ट्र ठाणे में परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुआ टीईटी पेपर। हटा दीजिए। 6,12,000 बच्चे आज एग्जाम देते, आज जब हमें डिबेट कर रहे हैं, अब तक एग्जाम दे चुके होते, देते नहीं, दे चुके होते। अब वो घर के रास्ते में होते, अपने शहर गांव में वापसी कर रहे होते। सब के सब
बैठे रह गए। आज उनकी मानसिक स्थिति जरा कल्पना कीजिए। पेपर लीक पर, मतलब यह भी ढिठाई का एग्जाम्पल है। पेपर लीक पर पूरे देश में हाहाकार मचा है। उस समय पेपर लीक हो जाए, ये कितनी ढीठ और कितनी बेशर्म सरकार हो सकती है। उस समय ही पेपर लीक हो जाए। फिर पिछला हुआ था, लो अगला फिर होगा। क्या कर लोगे, यही भाव है, क्या कर लोगे। बस हेमंत भाई बिल्कुल कंक्लूड करिए। बिल्कुल कंक्लूड मेरे यशील भाई, देखिए सिंपल सी बात है, इनमें से दो चीजें तो कंप्लीटली मैनेजेबल है। पेपर टेट पेपर लीक, कहीं कोई चर्चा नहीं, भूल जाइए इसको। एक बार ब्रेकिंग न्यूज आई, जय हिंद जय भारत, खत्म। उसके बाद जो आपने मंत्री के खीरे की बात की, सेम सिचुएशन वो आई, खबर चली गई एक अखबार में, ना कोई छेड़ेगा ना फॉलो अप करेगा। दूसरा संकट जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो आपने कहा, वो अडानी का केस है। जो अमेरिका के सामने जिस तरीके का सरेंडर पिछले साल 20 जनवरी के बाद आप लगातार देख रहे हैं ट्रंप के सामने, उसमें अडानी का केस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर इस जज ने, अभी आपको पता है ना कि 7 जुलाई तक उनसे सारा मांग रखा, 13 जुलाई तक माफ कीजिएगा, अपने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से उनका वर्षन मांग रखा है कि कारण बताइए आप इस केस को क्यों खत्म करना चाहते हैं। अगर वो चीज नहीं होती है, केस खत्म नहीं होता है, तो जितना भी $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और इतना भारी जो सारा जुर्माना $275 बिलियन एक, और वो सारा, वो अडानी के जो शेयर्स की जो अब पिछले आपने 10-12 दिन में जो देखी है एकदम वैल्यूएशन, वो सारा तो उल्टा धसेगा ही। संकट और ज्यादा गहरा जाएगा, ट्रेड डील को लेकर के और ज्यादा ब्लैकमेल होंगे। इसीलिए जो आखिरी के 3 मुद्दे आपने टच किए, इनमें से आप इंटरनेशनल मीडिया में सारी चीज आ रही है कि अडानी का केस जज ने क्या किया नहीं किया। हिंदुस्तान के किसी अखबार में आपने खबर नहीं देखी, वायर ने चला दी खबर, एक आध और पोर्टल ने चला दी, आपने तो कल स्टोरी भी की थी। बाकी जनरली इस खबर को कोई छू नहीं रहा है। इसलिए ये चीज है कि आने वाले कुछ दिन मोदी जी के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण होने वाले 3 फ्रंट्स के ऊपर। आपको पता है पार्लियामेंट का सेशन भी आने वाला है, वहां मोदी जी 2/3 मेजोरिटी के जुगाड़ में भी, उसके बावजूद कांग्रेस की ये घोषणा कि राम मंदिर की चंदा चोरी को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे, एक। राजनाथ सिंह का ये कहना कि कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ था, वो मसला फिर आएगा, वो वीडियो बार बार पूरे देश में चल रहा है, नंबर 2। और नंबर 3 ये अडानी वाला केस। ये तीनों इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं बाहर से, और जो बाकी की 3 प्रॉब्लम है, टेट, वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पूरे सिस्टम की। पेपर लीक कोई आइसोलेशन में नहीं होते, उसके लिए पूरा एक सिस्टम सक्रिय है। जो भी बीजेपी की स्टेट्स हैं जहां पे भाजपा की सरकार है डबल इंजन की, वहां आपने लगातार देखा होगा। तो कुल मिलाकर के मोदी जी के लिए आने वाले दिन आसान कतई नहीं है। ये अलग बात है कि वो आप बड़ा शब्द के थेथराई करके ये साइड से निकलने की कोशिश में है। अडानी का केस भी अगर रीओपन हुआ तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। गलती अडानी की है और भुगतेगा ये पूरा देश, ये मान के चलो। चलिए इजाजत दीजिए, लंबा कार्यक्रम हो गया है, उसके लिए सॉरी, क्षमा कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।